हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं जेई, सीईटी और नीट के फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं, हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हर दिन हम एक चैप्टर फिजिक्स का देखेंगे, जिसके कारण आपका जेई, नीट और सीईटी के पेपर के पहले आपके फिजिक्स खत्म हो जाएंगे। मैं फिजिक्स के रिस्पॉन्ड के ऊपर आपका केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स बनाऊंगा। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशन चैनल है और आपको यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड सारे स्टफ्स मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे वो है व्हाट इज क्वांटिटी एंड यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस, यूनिट सिस्टम क्या होता है, एसआई यूनिट, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, लीस्ट काउंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है, एरर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड ऑर्डर, एंड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी? एक सिंपल सी चीज़ होती है, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो वो होती है क्वांटिटी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसा मैं बोलूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, आप आके बोलोगे मैं तुझसे भी ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, तो इसमें होता क्या है, हम ऑनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। जबकि मैं कहूँ मेरे पास एक पेंसिल है जो काफ़ी लंबी है, तब तक आप आके कहोगे कि मेरी वाली पेंसिल तुमसे भी ज़्यादा लंबी है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का सिंपल मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब यूनिट क्या होती है? यूनिट बेसिकली एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको मालूम होगा, जब कभी भी आपको स्केल मिलता है तो उसमें सेंटीमीटर, मीटर ऐसे फिक्स होते हैं। तो अगर मैं कहीं पे कहता हूँ 5 मीटर, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू जो मीटर का एक फिक्स वैल्यू है उसके बराबर। सो हमें समझ में आता है कि 1 मीटर इतना बड़ा और ये 5 मीटर बोल रहा है, मतलब इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो इन शॉर्ट क्या, हमें यूनिट के बारे में पता है कि 1 मीटर का वैल्यू कितना होता है। सो यूनिट इज द फिक्स्ड मेजरमेंट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल, मीटर ऑफ लेंथ। यूनिट्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकती है और वो पेरिशेबल फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। पेरिशेबल फॉर्म का मतलब ऐसा यूनिट नहीं होना चाहिए जिसको आप समर में इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन विंटर में नहीं। वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए और वो कभी भी पेरिशेबल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, मैंने बोला वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब होता है मैं 5 मीटर्स नहीं लिख सकता, ये गलत है, मुझे 5 मीटर लिखना है। फिर दूसरी चीज़ है, हमेशा यूनिट जो होता है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में ही होता है अनलेस वो किसी पर्सन का नाम ना हो। जैसे एग्जांपल न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है, इसके लिए हमने कैपिटल एन रखा है। जबकि अगर मीटर देखो तो ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, इसलिए वो हमेशा स्मॉल में रहता है। आपको ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि जेई, सीईटी और नीट में कभी कभी पूछ रहे थे कि कौन सा यूनिट करेक्ट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। अभी अभी हमने क्वांटिटी देखा। क्वांटिटी का सिंपल मतलब था हर वो चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी होती है। सो अब उसमें दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होते हैं डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको अपने आप को डिफाइन करने में या अपने आप को एक्सप्लेन करने में किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी चीज़, जैसे मैं आपको कह दूं कि आपका हाइट कितना है या लेंथ आपका कितना है, तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ होती है, आपको लेंथ डिफाइन करते समय आपको कुछ और डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जबकि डिराइव क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा अपने डेफिनेशन के लिए या अपने एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे कोई वेलोसिटी का डेफिनेशन बताता है तो वो बोलता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज टाइम। मतलब मुझे वेलोसिटी समझने के लिए डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी मुझे तब समझेगा अगर मुझे डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब वेलोसिटी जो है वो अपने डेफिनेशन के लिए भी डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो एक डिराइव क्वांटिटी है। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन। जबकि डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन। आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। एक होता है लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको याद रखना है सिर्फ यही 7 होते हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। अगर आपको मालूम होगा हमारे पास 7 फंडामेंटल है और उसी को यूज करके आप बाकी सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो हमने क्या किया था, इन सातों को हमने एक एक यूनिट दे दिया था। तो जो पूरा सेट बनता है ना यूनिट का, उसको हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम, द ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज।
तो पहले के ज़माने में हर जगह पे अलग अलग यूनिट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपके पास MKS यूनिट सिस्टम था जो मीटर इस्तेमाल करता था लेंथ को, किलोग्राम इस्तेमाल करता था मास को, और सेकेंड इस्तेमाल करता था टाइम को। ये एक फ्रेंच यूनिट सिस्टम था। जबकि इंडिया में अगर आप देखो FPS इस्तेमाल होता था, फुट पाउंड सेकेंड, यानी आपको कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो उसको फुट, फिर आपको कोई वजन चेक करना है पाउंड, और आपको कोई भी समय चाहिए तो सेकंड में। ये एक ब्रिटिश यूनिट था। तो अगर आपको मालूम होगा इंडिया में आज भी पब्लिक हाइट फुट में बात करता है, जबकि अगर आप दूसरे देशों में जाओ तो वहाँ पे मीटर्स में बात की जाती है। फिर दूसरी एक तीसरी यूनिट थी जिसका नाम था CGS, जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब सेंटीमीटर आपका लेंथ के लिए, ग्राम आपका मास के लिए, एंड सेकंड आपका टाइम। ये भी एक फ्रेंच यूनिट था। अब प्रॉब्लम हो क्या रहा था, यहाँ पे अलग अलग सिस्टम था। तो जब कभी भी आप ग्लोबलाइजेशन पे ट्रेड करने को जाओगे तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो सब जगह पे इस्तेमाल हो सके, जिसमें सबका डेफिनेशन फिक्स रहे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इस्तेमाल किया गया जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो SI यूनिट बन किया है। और वो SI यूनिट बेसिकली हमने MKS यूनिट को ही ले लिया। लेकिन याद रखिए कि MKS यूनिट में आपके पास सिर्फ 7 फंडामेंटल थे, जबकि हमने SI यूनिट में MKS तो लिया, साथ ही साथ हमने 2 यूनिट्स और भी ले लिए। एक था प्लेन एंगल का एंड दूसरा था सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल आपको मालूम ही होगा, जिसको हम रेडियन बोलते हैं, जो हम मैथ्स में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जबकि सॉलिड एंगल जो होता है उसके लिए हम स्टे रेडियन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड एंगल बेसिकली आपका 3D में चलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक स्पीयर है, और अगर मैं स्पीयर के सेंटर से एक कोन निकालता हूँ, जिसकी कोन की जो साइड की लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, एंड जो ऊपर का सरफेस जो सर्कल पे आया वो R² है, मतलब रेडियस का स्क्वायर है, तो वो जो नीचे 3D एक एंगल बनाएगा ना, 3D में एंगल, उस एंगल को हम 1 स्टे रेडियन बोलते हैं। आपको मालूम ही होगा एक स्पीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई R² होता है, मतलब एक स्पीयर के अंदर जो टोटल स्टे रेडियन रहेगा वो 4 पाई होगा। 4 पाई R² डिवाइडेड बाय R² कैंसिल 4 पाई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। एक स्पीयर में जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई स्टे रेडियन होता है। नेक्स्ट, SI यूनिट की बात की थी तो हम देख लेते हैं SI यूनिट की क्या क्या वैल्यूज है। लेंथ यहाँ पे हमने L से रखा है, मास M से किया है, टाइम हमने T, टेम्परेचर को केल्विन से लिया है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल दिया है। जबकि आपको मालूम होगा कि हमने 3 सब्सटेंस के बारे में पहले ही देख लिया, लेंथ, मास एंड टाइम, और ये आपके डायमेंशंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 2 चीज़ और है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। डायमेंशंस का एक सिंपल मतलब होता है आपके जो यूनिट सिस्टम है उसको आप बेसिकली फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में ला दीजिए, एकदम बेसिक फॉर्म में ला दीजिए, एंड वो कितना यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, कितने पावर से रेस हो रहा है, वो हो गया आपका डायमेंशन। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी है, तो हमने एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल में लाया, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम है। यहाँ पे मास एंड टाइम तो फंडामेंटल हो गया, लेकिन वेलोसिटी नहीं हो, तो वेलोसिटी को भी हमने किया तो वो हो गया लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर आप देखते हो तो हमको क्या मिलता है, मास इंटू लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो सेम चीज़, हमने मास को M लिया, लेंथ को L लिया एंड टाइम को T लिया, और हमने 1 डाला और -2 क्यों, माइनस साइन आप कब डालते हैं, जब वो डिवाइड में होता है, और -2 मतलब वो डिवाइड में स्क्वायर का है। आपको मैं याद दिला दूँ, ये जो MLT है ये हमने इसी सिंबल से उठाए हैं जो आपको SI यूनिट में हमने लिखे थे। सो डायमेंशन आपका क्या हो गया, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, टू रिप्रेजेंट इट्स डायमेंशन। डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको पूरा फॉर्मूला को एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में लाना और चेक करना है कौन सा फंडामेंटल्स कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, कोई डिवाइड में है या कोई मल्टीप्लाई में, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का यूज़ क्या है। पहली चीज़, वैलिड इक्वेशन को चेक करने के लिए कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो अब इसमें होता क्या है, आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, जो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारे इक्वेशन में कुछ एक लेफ्ट हैंड साइड टर्म होता है, फिर एक इक्वल टू साइन होता है, फिर एक राइट हैंड साइड होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वही आपका राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन होगा। अगर आपका राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड से नहीं मैच हो रहा है, मतलब आपका इक्वेशन गलत है। तो वैलिडेशन ऑफ इक्वेशन इससे बहुत आसानी से होता है।
दूसरी चीज़ है वन यूनिट सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे आपको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है या किसी और में करना है तो डायमेंशन इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। न्यूटन आपका बेसिकली एमकेएस और आपके एसआई यूनिट है, जबकि आपका जो डाइन है वो बेसिकली सीजीएस यूनिट है। तीसरा जो यूज होता है, माफ़ कीजिए यहाँ पे मैंने 2 ही लिख दिया है। तीसरा जो होता है वो होता है चेक करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। आप किसी भी फार्मूला को बता सकते हैं डायमेंशन के बेस पे कि ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv²। अभी मैं आपको फिर से बता दूं पहले पॉइंट से कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन रहेगा और हाफ और वेलोसिटी स्क्वायर का जो डायमेंशन मिला के बनेगा वो बेसिकली काइनेटिक यूनिट के बराबर ही रहेगा, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। उसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करते हो आपको नीचे क्या मिलता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट में आप देखते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है m1L2T-2, जिससे आपको बहुत इजीली मालूम पड़ जाता है कि ये जो इक्वेशन है और फार्मूला है वो करेक्ट है। आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे हाफ का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का सिंपल मतलब होता है, आपने वर्नियर कैलिपर या आपके जो मीटर स्केल सब में आपने देखा होगा, इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है यहाँ पे कि आपका जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज़ करते हो, वो सबसे छोटे से छोटा कितना यूनिट को वो करेक्टली मेजर कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा आपके पास 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा, जबकि वर्नियर कैलिपर के लिए या आपका वर्नियर स्केल के लिए जो आपका होता है वो बेसिकली 0.1 mm होता है। मतलब सबसे छोटा जो मेजर कर सकता है वो 0.1 mm कर सकता है। माइक्रोमीटर के लिए वो 0.01 mm कर सकता है। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, जो सबसे छोटी सी छोटी चीज़ को जो आपका डिवाइस मेजर कर सकता है उसको आप कहते हैं लीस्ट काउंट। मैं आपको बता दूं वर्नियर कैलिपर में आपके पास 2 स्केल होता है, एक मेजर स्केल होता है और एक स्मॉलर स्केल होता है। मेजर स्केल बेसिकली आपको ऊपर का एक मेन रीडिंग देता है एंड स्मॉलर स्केल आपको उसको डेसिमल पॉइंट में देता है। समझिए मैंने कोई चीज़ को मेजर किया और मुझे बता रहा है मेजर स्केल में 5 एंड उसके बाद स्मॉलर स्केल में वो मैं लीस्ट काउंट के बेस पे करके मुझे मालूम पड़ा 0.4, तो वो मेरा आंसर जो टोटल होगा वो 5.4 होगा। आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ है, एक्यूरेसी होता क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्यूरेसी, आप किस चीज़ को एक्यूरेसी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने प्रिडिक्ट किया कि मुझे स्कोर जो मिलेगा वो 100 मिलेगा और मेरे दोस्त ने बोला नहीं तुझे जो स्कोर मिलेगा वो 70 मिलेगा, और किसी ने बोल दिया तुझे जो स्कोर मिलेगा वो 95 मिलेगा। अब मेरा जो मार्क्स आया वो 96 आया, तो किसका स्कोर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था? बेसिकली मेरे थर्ड वाले फ्रेंड का जिसने 95 बोला था। आपने कैसे डिसाइड किया कि इसका ये आंसर या जो पॉइंट उसने रखा था वो एक्यूरेट था? सिंपल सी चीज़ थी, आप चेक कर रहे थे रियल वैल्यू और जो उसने वैल्यू बोला था उसमें गैप कितना था, और जिसका गैप सबसे कम था वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। एरर होता क्या है? एरर बेसिकली आपका रियल वैल्यू माइनस जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ है उसको डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। अगर आपको परसेंटेज ढूंढना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना छोटा आपका डिफरेंस रहेगा यानी जितना छोटा आपका एरर रहेगा उतना हाई आपकी एक्यूरेसी रहेगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए आपको कहीं पे कोई रीडिंग लेना है, आपने रीडिंग लिया, पहला आपने रीडिंग लिया 1, फिर उसके बाद वापस आपने मल्टीपल टाइम रीडिंग लिया 1.5, 1.75, 1.4, 1.6। इसका आप एवरेज निकालते हो, एवरेज आपको आया तो आपको 1.45। मैं आपको बता दूं एवरेज बेसिकली सारा एडिशन होता है और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे 5 टर्म इस्तेमाल किए गए। लेकिन रियल वैल्यू जो था वो तो 1.5 था। सो हमारा एरर कितना हुआ? 1.5 माइनस 1.45 इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में ढूंढ रहे, डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। जो हमारा एरर हो गया 3.333। तो हमारी एक्यूरेसी क्या होती है? 100 माइनस एरर। एक्यूरेसी कितनी थी? 96.666। ठीक है। सो एक्यूरेसी का सिंपल मतलब होता है जितना छोटा एरर उतना ज़्यादा एक्यूरेसी। अब प्रिसीशन के बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझा दूंगा। जैसे आपने अभी अभी देखा, हमने फर्स्ट पार्ट ए जो मैंने लिखा है सेट, वो तो हमने अभी अभी देखा 1, 1.5, 1.75, 1.4, 1.6। इसमें जो एवरेज आया वो 1.45 आया और हमने पूरा कैलकुलेट करके हमको एक्यूरेसी 96.667 मिली। अब मैं आपको एक दूसरा सेट दे रहा हूँ जिसमें जो वैल्यू है वो है 1.4, 1.5, 1.45, 1.40 एंड 1.5। इसमें भी आपका एवरेज अगर आप ऐड करते हो वो 1.45 ही आता है। रियल वैल्यू जो है वो 1.5 आपने कैलकुलेट किया, उसकी एक्यूरेसी भी एग्जैक्ट सेम आती है।
लेकिन अगर आप देखते हो फर्स्ट सेट में, उसमें रियल वैल्यू 1.5 था, लेकिन 1.5 के आसपास के जो नंबर थे वो बहुत कम थे, जबकि सेकेंड सेट में 1.5 के आसपास के नंबर बहुत ज़्यादा क्लोज थे। यानी जो आपका पूरा सेट था वो रियल वैल्यू के पास था, जबकि पहले केस में पूरा सेट रियल वैल्यू के पास नहीं था। सो इससे आपको एक चीज़ समझता है, जो आपका बी रहेगा वो मोर प्रिसाइज है देन सेट ए। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ है, एक्यूरेसी आपके एवरेज बेस पे बताता है एक वैल्यू पे, जबकि प्रिसिशन जो होता है वो आपके ओवरऑल सेट बताता है कि आपका किसका ओवरऑल सेट ही करेक्ट निकला। जिस तरीके से समझिए, हमने बोला कि एक टोटल मैच में 3 मैच की सीरीज है और टोटल रन इंडिया कितना बनाएगा। किसी ने बोल दिया पहले मैच में 200 बनाएगा, तीसरे मैच में 300 बनाएगा और फिर चौथे मैच में 250 बनाएगा। उसको जब आप ऐड करते हो 750, और मान लीजिए इंडिया 750 रन बनाता है, तो आप बोलोगे मेरा ये चीज़ एक्यूरेट था। लेकिन इंडिया ने उस ऑर्डर में नहीं बनाया जिस ऑर्डर में इसने बताया था। इंडिया ने पहले मैच में 400 बना दिया, दूसरे मैच में 200 बनाया और तीसरे मैच में 150 बनाया, जो उसके एक्यूरेसी के बराबर नहीं था, लेकिन ओवरऑल टोटल तो सेम था। लेकिन अगर किसी ने बोला होता कि इंडिया पहले मैच में 350 बनाएगा, दूसरे मैच में इंडिया 200 बनाएगा और तीसरे मैच में इंडिया वापस आपका 200 बनाएगा, तो उस जो व्यक्ति था उसकी जो तीनों सेट का वैल्यू था वो भी 750 होगा, लेकिन उसका तीनों सेट का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी मैच कर रहा था, तो उसको हम बोलेंगे और ज़्यादा प्रिसाइज। एरर क्या होता है? अभी अभी हमने बात किया था कि एक्यूरेसी जो होती है उसमें एरर, जितना कम एरर उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी। सो आप कहोगे कि ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय कुछ भी एरर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एरर हो जाता है। अब वो एरर किस प्रकार का होता है? एक एरर होता है ह्यूमन एरर, मतलब जिस व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को दे रहे हैं वो व्यक्ति ही एरर कर दे रहा है। मेजरमेंट लेते समय वो गलत वैल्यू ले ले रहा है, 1.5 है तो उसको 1.6 ले रहा है, तो जिसके कारण आपके डेफिनेटली एक्यूरेसी में फ़र्क आएगा। दूसरी चीज़ है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी सिंपल चीज़ है, आपका इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। इसमें होता क्या है, व्यक्ति जो है वो करेक्ट वैल्यू ले रहा है, लेकिन जो वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो आउटडेटेड हो गया या वो करेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। इंस्ट्रूमेंट आपको 1.5 दिखा रहा है, बट एक्चुअली आपका वैल्यू जो होगा वो 1.7 होता है। आप देख सकते हो कभी कभी वेइंग मशीन में, जिसमें आप वजन करते हो, उसमें भी एरर आता है। आप उस वेइंग मशीन पे खड़े होते हो और आपको लगता है कि आपका वजन जो है वो 60 kg या 65 kg है, जबकि वो वेइंग मशीन का फॉल्ट होता है और आपका वजन 70 kg होता है और आपको लगता है मेरा वजन कम हो गया। सो यहाँ पे होता क्या है, आपने मेजरमेंट तो बराबर लिया, लेकिन इस बार इंस्ट्रूमेंट ही जो था वही आपका फॉल्ट ही निकला। तीसरा चीज़ होता है सिस्टम एरर। आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, आपका व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम जिस लेबोरेटरी में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या सीजन मैटर करता है, या प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो सिस्टम है वो एरर करते हैं। और कभी कभी आप इन चीज़ों को भी आप मेंटेन करके रखोगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है जो जिसका सोर्स आपको नहीं पता, तो इसलिए हम उसको रैंडम एरर कह देते हैं। अब एरर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमेशा जेई सीटी या नीट के ऊपर आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, z एक क्वांटिटी है जो a प्लस बी क्वांटिटी से बनता है, ठीक है, और अचानक किसी ने मुझे बोल दिया कि जब a एंड b मेजर किया जा रहा था तो उसमें थोड़ा फॉल्ट था। ए में 10 रीडिंग्स ज़्यादा आ गई थी और बी में 20 रीडिंग्स ज़्यादा आ गई थी। तो कोई पूछेगा जेड में कितनी रीडिंग्स ज़्यादा आएगी? सिंपल चीज़ है, ए का 10 ज़्यादा है, बी का 20 ज़्यादा, उनको ऐड कर दीजिए 30 ज़्यादा। तो आपको कोई पूछेगा कि जेड के रीडिंग में कितना फॉल्ट होगा, कि अगर ए का में 10 का फॉल्ट है और बी में 20 का फॉल्ट है, तो सिंपल चीज़ है उनका एडिशन, जेड में 30 का फॉल्ट रहेगा। लेकिन अगर z एक क्वांटिटी है जो मल्टीप्लिकेशन से बना है, a इंटू बी, और मुझे किसी ने बोल दिया कि a में 10 का फॉल्ट है एंड b में 20 का फॉल्ट है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके या ऐड नहीं कर सकते। आपको एक सिंपल सा चीज़ रखना है कि आपको डेल्टा बेसिकली जो डिफरेंस है, जैसे a में 10 का डिफरेंस है, b में 20 का डिफरेंस है, तो आपको डेल्टा z करना है डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू आपको मिल रही है z की, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू प्लस 20 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू। आप जब इसको पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा जेड मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू जो है वो कितने से चेंज हुई, कितना एरर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि क्यों ना मैं a बाई बी के बारे में देखूं कि कहीं पे कोई क्वांटिटी है जो a डिवाइडेड बाई बी है। सिंपल चीज़ करना, आपको a डिवाइडेड बाई बी है तो आपको करना क्या है, उसको लिखना है a इंटू बी रेस टू -1, और जब कभी भी आपका जो रेस टू टर्म होगा वो आपके टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे वो a डिवाइड बाई बी का बन जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए माइनस, क्योंकि वो -1 जो था वो इधर आ गया, -1 डेल्टा बी बाई बी। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे भी टर्म दिया जाता है z इज इक्वल टू ए क्यूब, तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए। फिर से आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ऑर्डर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ होती है, आप डिजिट के इंपॉर्टेंस को कैसे पता लगाएं कि कौन सी डिजिट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मालूम होगा कभी कभी हम लिख देते हैं 006। अब 006 में आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप कितने भी जीरो डाल दो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, तो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ 1। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे करना है। आपको कोई भी टर्म दिया है, आप उसको a इंटू 10⁻n के टर्म्स में लिखिए। a इंटू 10⁻n मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, a जो होगा वो आपका 0.5 के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन 5 से कम होगा, उसी के बीच में आपको रेंज रखना है। पहली चीज़ है आपको SI यूनिट के फॉर्म में लाना है और प्लस a इंटू 10⁻n। जैसे एग्जाम्पल में मुझे यहाँ पे किसी ने दिया रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, जबकि SI यूनिट क्या होता है मीटर में होता है। तो मैंने उसको पहले मीटर में किया, तो जब मैं मीटर में करूँगा तो उसमें 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 64 इंटू 10⁻5। लेकिन वो जो पैटर्न है a इंटू 10⁻n का बन रहा है जो ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो a की वैल्यू 64 आ रही है, जबकि हमने बोला a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0.5 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए। तो हमने उसे 0.5 से 5 के बीच में लाने के लिए हमने 2 डिजिट और कम किया। एक डिजिट कम करते तो वो 6 हो जाता, जिसका वो यूज़ नहीं होता, तो हमने 2 डिजिट कम किया, तो हुआ क्या 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर। अब आप देखते हो वो a इंटू 10⁻n के टर्म्स में आता है, और दूसरी चीज़ है a की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका 7 रहेगा वो बेसिकली ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और आप देख लीजिए कि 0 के अलावा आपके पास कौन से टर्म्स है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 6 और 4, तो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया 2। लेकिन याद रखिए अगर 0 बीच में होता कुछ इस तरीके से 0.604, तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 3 हो जाता। 0 आपके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चलेगा, 0 आपके राइट हैंड साइड में नहीं चलेगा, 0 लेकिन 2 नंबर के बीच में, तो उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने पूरा चैप्टर देख लिया, और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, JEE CET और नीट के लिए आपको इतने ही कंसेप्ट याद रखने हैं और इन्हीं को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। मैं हर एक दिन एक चैप्टर लूँगा ताकि आप आज इस चीज़ को सीखें और आज आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर कल हम एक नया चैप्टर, तो आप देखेंगे आपका 20 दिन के अंदर ही आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिजिक्स के रिस्पॉन्ड के हिसाब से ही मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला है a number is increased by 10% and reduced by 10%, then the number is, मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक नंबर को मैंने 10% से बढ़ा दिया, फिर उस नंबर को मैंने 10% से कम कर दिया, तो क्या वो नंबर का वैल्यू रहेगा, क्या वो सेम रहेगा मतलब डजेंट चेंज, या वो डिक्रीज हो जाएगा, या वो इंक्रीज हो जाएगा, कि नन ऑफ दिस रहेगा। मुझे मालूम है बहुत लोग ने बोला होगा वो चेंज ही नहीं होगा, 10% से बढ़ा और 10% से डिक्रीज हो गया। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको एक रैंडम नंबर के बारे में बात किया, तो आप हमेशा 100 ले लीजिए, बहुत इजी होता है कैलकुलेशन में। अब सिंपल सी चीज़ें आपको बोला है कि 100 जो है वो 10% से बढ़ा, तो 100 का 10% कितना होता है 10, यानी नया वैल्यू जो हो गया वो 110 हो गया। अब आपको बोला गया वो जो नया वैल्यू है वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो 110 का जो 10% होता है वो 11 होता है। तो अगर आप 110 से 11 निकाल देंगे तो कितना होगा 99। अगर वो 99 हो गया और पहले हमारा नंबर 100 था, मतलब एक्चुअल और नंबर कितने से हुआ 1% से डिक्रीज हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बी। अब दूसरी चीज, विच इज द करेक्ट यूनिट, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी करेक्ट यूनिट है। आपके पास मीटर है, फिर बी में भी मीटर है, सी में मीटर्स है, एंड डी में नन ऑफ दिस है। आपको मैंने पहले ही बताया था कोई भी यूनिट्स होता है या SI यूनिट में वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता अनलेस वो किसी के नाम से बनाया गया हो। मीटर कोई नाम नहीं है, तो पहला आंसर आपका गलत हो जाता है कि M तो कैपिटल है। दूसरे केस में हम देखते हैं मीटर, हाँ ये हो सकता है। तीसरे केस में भी है मीटर्स, आपको मैंने पहले ही बताया था कि SI यूनिट या कोई भी यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, मतलब C भी नहीं है, और हमारे पास B तो है एक करेक्ट यूनिट, तो D तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा B। नेक्स्ट आपको वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया द 2 full turn of a circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on its main scale. The total number of division of the circular scale is 50. Further, it was found that the screw gauge has zero error in 0.033 mm while the measuring the diameter of a thin wire
A student notes that the main scale reading of 3 mm and the number of the circular division in the line with the main scale is 35. The diameter of the wire is. मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसका आंसर मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है ताकि आप लीस्ट काउंट के प्रॉब्लम्स को समझ सकें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने सिग्निफिकेंट एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके भी दे रहा हूँ। अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 3.513 kg is moving along an x-axis with a speed of 5 meters per second. The magnitude of momentum is recorded. जैसे आपको जेई के पेपर में कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि इतने डिजिट तक ही लिखिए, जैसे आपका जो न्यूमेरिकल टाइप वाला प्रॉब्लम होता है जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए आपको बोला गया सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखिए। आपको मालूम है मोमेंटम बोला है, मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आपने मास से मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी से, तो 3.513 इंटू 5, जिसका आंसर आया 17.565। लेकिन आपको बोला 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसका सिंपल मतलब है आपको टोटल 3 ही डिजिट होना चाहिए। तो आप पीछे से राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 जो होगा लास्ट का वो 6 को 7 बना देगा, फिर जो 7 रहेगा वो आपके 5 को 6 बना देगा। तो आपका मोमेंटम का आंसर क्या रहेगा, 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको समझना कि सिग्निफिकेंट डिजिट का कहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये लेक्चर सीरीज चलती रहेगी, ये क्रैश कोर्स है। आज आपको इस चैप्टर को पढ़ना है एंड आपको घर पे इसको प्रैक्टिस करना है। ये सीईटी, जेई और नीट तीनों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो आप प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क दिया उसे आप सॉल्व कीजिए। मेरे वीडियो को आप स्टॉप करके उसे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को उससे सॉल्व कीजिए और कल के लेक्चर में मैं उसका आंसर बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।